गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मोनू सर, फाउंडर द स्पेस एकेडमी मुरैना। आज का हमारा विषय रहेगा परीक्षा में सबसे बेस्ट कैसे दें, क्योंकि कल हमारी जो वीडियोस थी उस पर कई बच्चों के प्रश्न आए थे कि सर परीक्षा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाने का कोई तरीका बेस्ट हो तो आप बताएं। तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो सच में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस विषय में रुचि रखते हैं या जिस विषय में रुचि नहीं रखते हैं, आप सब कुछ समान दृष्टि से देखिए। क्योंकि हमारे लिए अगर चाहे वो 12th की परीक्षा हो, चाहे वो कंपटीशन की परीक्षाएं हों, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हों, अदरवाइज़ किसी भी क्लास की जो परीक्षाएं हैं, हमारे लिए वो सब अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि अगर हमें परीक्षा में पास आउट होना है, परीक्षा में कुछ बेस्ट करना है या रैंक अच्छी लेकर आनी है, तो उसके लिए हमारा जो सबसे बड़ा अनुभव है वो होता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को एक ही नज़र से देखें उसे। जैसे कि अब अपन मानो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपन कोशिश क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट को एक या दो बार पढ़ा, या उसका कोई क्वेश्चंस है उसे अपन एक दो बार पढ़ते हैं और उसे छोड़ देते हैं, ये समझकर कि ये हमें याद हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसे ये समझकर ना छोड़िए कि ये हमें याद हो चुका है, जबकि उसे आपको क्या समझना है कि उस प्रश्न में पूछा क्या है और हम उसका आंसर क्या दे रहे हैं। उस क्वेश्चंस और आंसर को समझने की कोशिश करें, ना कि उसे रटने की। क्योंकि रटने वाला जो सिस्टम है वो आपको क्लास पास आउट करा सकता है, लेकिन आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं बना सकता। क्योंकि रटने के बाद आप सिर्फ दो कार्य कर सकते हैं, या तो जिस क्लास में या जिस सिस्टम में आप बैठे हुए हैं वहाँ आप पास आउट हो सकते हैं, वहाँ आप बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जब आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होगा या आपका कोई इंटरव्यू होगा, तो वहाँ आप अनसक्सेसफुल साबित हो जाएंगे। और अगर आप किसी क्लास को अच्छे से पास आउट होकर आगे फ्यूचर में अनसक्सेस हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा जो बेकार जो स्थिति है वो वही होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th में हैं या किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या हो सकता है आप किसी अच्छी रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले उस विषय को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और समझें कि उसमें क्या दिया है, किसके बारे में दिया है, क्या पूछना चाह रहा है वो। और कोशिश करें कि जो बुक्स में प्रश्न दिए होते हैं, जो बुक्स में क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस के अलावा उस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि इसमें ऐसा प्रश्न भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका एक एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। लेकिन अब आज की डेट में स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक टॉपिक उठाया और उसे पढ़ लिया, बस उसके बारे में इतना जानते हैं जितना उसमें पूछा गया है, बाकी फुल नॉलेज लेने का कोई उनका काम नहीं है। तो वहाँ वो लोग धोखा खा जाते हैं, उनकी जो स्टडी है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मानो हड़प्पा सभ्यता का आप टॉपिक उठा रहे हैं, आपने हड़प्पा सभ्यता उठाया, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हड़प्पा सभ्यता की ही 4 लाइनें पढ़ी और छोड़ दिया, या उसका एक पेज दिया गया उसके बारे में उसे पढ़ के छोड़ दिया। नहीं, हड़प्पा सभ्यता किससे थोड़ा पहले का, थोड़ा बाद का, उसके बीच की सारी डिटेल, उसकी डेट, किसने उसकी स्थापना की, उसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, ये सारी चीज़ें एक जो A4 साइज का पेपर आता है उस पर आप इस एक हड़प्पा सभ्यता को पूरा अच्छे तरीके से आप सेल्फ राइटिंग में लिख के और देखें। फिर उसमें कोशिश करें कि इसमें हमसे क्या छूट गया है। जो छूट गया है उसे आप बुक्स से, इंटरनेट से, या अपने किसी सीनियर से या अपने किसी टीचर से डिस्कस ज़रूर करें। क्योंकि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसको अगर आप किसी अदरवाइज पर्सन के साथ डिस्कस करते हैं तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वो हड़प्पा सभ्यता कोशिश करें कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप वो टॉपिक किसी दूसरे व्यक्ति को समझाओगे तो आपका वो टॉपिक इतना अच्छा हो जाएगा कि आने वाली कई वर्षों तक आप उस परीक्षा में हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। दूसरी बात, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं। लेकिन आज की डेट में विद्यार्थी क्या करता है, नोट्स खरीदने की कोशिश करता है, जो गलत है। नोट्स खरीदिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नोट्स नहीं खरीदने चाहिए। नोट्स खरीदिए, फ़ोटोकॉपीज़ कराइए और इंटरनेट से PDF डाउनलोड करिए, हर जगह से इकट्ठे करिए नोट्स आप, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए।
लेकिन उन्हें एक बार पढ़ने के बाद कोशिश करिए कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि सेल्फ नोट्स हमने अक्सर करके देखा है कि कोई भी चीज़ को अगर अपन लिखते हैं या समझाते हैं तो वो अपनी ज़्यादा बेस्ट होती है और उसी तरीके से आप परीक्षाओं में उसे बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। उसके बाद कोशिश करिए कि जो टॉपिक आपसे पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर दीजिए, वरना स्टूडेंट क्या करता है कि पूछा कुछ और जा रहा है, आंसर किसी और चीज़ का दिया, तो यहाँ अपन वेस्ट नहीं कर सकते। अगली बात आती है कि सबसे पहले आप एक टॉपिक पे विशेष ध्यान दें कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा आने वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर प्लान, उन सबको थोड़े समय के लिए इग्नोर कर दें। जैसे अभी आप मान के चलो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं और आपकी सिविल सर्विस की तैयारी चल रही है, लेकिन आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देने आएंगे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसके साथ आप सिविल सर्विस क्यों कर रहे हो, कंपटीशन का ये वाला एग्ज़ाम दे दो, कंपटीशन का वो। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं और मार्ग से भटकने का अर्थ ये है कि मैं एक लिफाफा लूँ एनवलप और उसे पोस्ट ऑफिस में जाके बाहर बॉक्स में अंदर पूरा मटेरियल लिख कर और उसे पोस्ट कर दूँ विदाउट एड्रेस नोट, मैं उस पर एड्रेस नहीं डालूँ, तो वो लिफाफा आपसे पूछता हूँ मैं कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, या तो वहाँ पड़ा रहेगा या बाय द वे गलती से किसी किन्हीं लिफाफों के साथ में वो चला गया तो हो सकता है वो ऑफिस में पड़ा रहेगा या जहाँ डाक जा रही है वहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन वो लिफाफा उस जगह नहीं पहुँचेगा जहाँ आप उसे पहुँचाना चाह रहे हो, क्योंकि उस पर एड्रेस ही नहीं है। सेम आपकी कंडीशन है, अगर आपका कोई लक्ष्य है वो तय नहीं है, फिक्स नहीं है कि हमें करना क्या है, बस आप किस तरीके से काम कर रहे हो। कोई दोस्त आया, उसने कहा आप ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे दो, तो आपने वो दे दिया, उसकी तैयारी 3 महीने की, वो एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद आप कोई दोस्त आया, उसने कहा नहीं यार SSC की जगह आ गई हैं तो उसमें तुम फॉर्म भर दो, तुमने वो फॉर्म भर दिया। तीसरा फ्रेंड आया, उसने कहा रेलवे के फॉर्म आ गए हैं, रेलवे में भर दो, तुमने रेलवे दे दिया। पुलिस, आर्मी, BSF, अदरवाइज़ आप प्रत्येक सेक्टर में बट चुके हो। अब बट चुके इसका मतलब है साफ कि आप किसी भी मार्ग पर सक्सेस नहीं होगे। सक्सेस आपने देखे होंगे आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेशंस में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं कि लड़के ने 1 साल तैयारी की और नेक्स्ट ईयर वो सिलेक्ट हो गया। तो उस व्यक्ति से आप अगर कोशिश करना कि सलाह लेने की कोशिश करना, तो वो आपको एक ही चीज़ बताएगा और हो सकता है बताए, क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता नहीं है कि कोई अपने सक्सेस की जो स्टोरी है वो कोई बताता है, कोई नहीं बताता। लेकिन फिर भी अगर कोई बता दे तो वो यही बताएगा कि मेरा लक्ष्य था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मुझे IAS बनना था, तो वो पूरी अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो एक ही पे लगाए रहा। बीच में इग्नोर करने वाले आए कि ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसका मकसद था IAS, और वो कंटिन्यू 11-12 आवर रेगुलर स्टडी की और उसने IAS में बेस्ट करके दिखा दिया। बेस्ट किया कैसे? उसने सबसे पहले तो 2 लोगों से दूरियां बनाई। एक वो जो उसे मार्ग से भटकाते हैं, दूसरे वो लोग जो करना तो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ वो स्टडी करें लेकिन वो करना तो छोड़ो, तुम्हें भी नहीं करने देते हैं, तो ऐसे लोगों से उसने दूरियां बनाई। तीसरे वो लोगों से दूरियां बनाई जो आपको आपके मार्ग से भटका रहे हैं, जैसे ये वाला एग्ज़ाम दे दो, वो वाला एग्ज़ाम दे दो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो वो लोग, उन लोगों से दूरियां बनाई। चौथी उन लोगों से दूरियां बनाई जो आपसे कह रहे हैं कि आप IAS कर रहे हो, बहुत बेस्ट है, अच्छा है और काफ़ी अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी मतलब आपकी तारीफ़ कर दी। लेकिन जैसे ही आप उनके सामने से गए तो अदरवाइज़ सब लोगों के सामने यही कि नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा है, ये है, वो है, और शायद ही है कि उससे हो, तो ऐसे लोगों से दूरियां बना ली। उसके बाद वो हो गया अकेला। अब अकेले में डिसीजन लेना खुद पर डिपेंड करता है, लेकिन आज की डेट में स्टूडेंट क्या करता है, खुद के कैरियर का डिसीजन दूसरों से पूछता है कि मैंने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन करूं, कौन सी ग्रेजुएशन करूं, आगे तैयारी किस चीज़ की करूं। गलत है। मैं कहता हूं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले तो डिसीजन लेना खुद को आना चाहिए, अपने कैरियर के बारे में डिसीजन। हाँ, आप एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं लेकिन डिसीजन खुद को ही करना है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि हमारे सर ने कहा है हम ग्रेजुएशन में BSc करेंगे, तो आपने BSc डाल दी। फिर हमारे भाई साहब ने कहा है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो गलत है ना। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और सक्सेसफुल हो। लेकिन नहीं, आप क्या करते हो, अपने दोस्त से पूछोगे, अपने फ्रेंड से पूछोगे, उसने कहा कि मैं मेडिकल लाइन में जा रहा हूँ, तो तुम भी चले गए मेडिकल लाइन में, जबकि तुम्हारा इंटरेस्ट था ही नहीं उसमें, तो आप सक्सेस कैसे भी नहीं हो सकते। तो ऐसे जो प्रश्न मेरी वीडियोस पर कल लोगों ने पूछे थे कि सर हम अपने कैरियर की जो शुरुआत है वो किस तरीके से करें, तो उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप सबसे पहले आप अपने 12th तक की स्टडी पर ही ध्यान दें। आगे के कैरियर को आप डिसाइड जब करेंगे जब आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद आपके पास काफ़ी समय होता है, रिजल्ट आने तक का लगभग 1.5 से 2 महीना होता है। उसमें आप अपनी प्लानिंग
इंटरनेट से, फ्रेंड से, रिलेशन से, सबसे डिस्कस करें और डिसीजन खुद लें कि मुझे आगे क्या करना है। उसके बाद जब आपका डिसीजन हो जाए तब आप उस लाइन में कदम रखें। उसके बाद जैसा कि कल एक लड़के ने प्रश्न पूछा था कि सर अगर हम आईएएस करना चाह रहे हैं या हम किसी कंपटीशन परीक्षा को देना चाह रहे हैं तो कितने समय में हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो उनके लिए मैं एक ही जो शब्द है वही कहूँगा कि अगर आप करना चाहते हो तो आप कम से कम समय में कर सकते हो, क्योंकि अगर कंपटीशन कितना भी बड़ा हो उसका सिलेबस आईएएस पीसीएस को हटा के बाकी के जो कंपटीशन हैं, जो वनडे एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों की तैयारी आप अधिकतम समय 6 मंथ, आप 6 महीने में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा जो माइंड है वो उसे स्टडी के प्रति डाइवर्ट करके रखना होगा कि मतलब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी ही करना है, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और हाँ, बाकी के जो वनडे एग्ज़ाम नहीं है जैसे आईएएस पीसीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं मानता हूँ कि 1 ईयर से 2 ईयर का समय लगभग लग जाता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लॉन्ग होता है और कुछ विद्यार्थियों की जो माइंड की कैपेसिटी है वो कमज़ोर है, तो हो सकता है उन्हें सिलेबस ही समझने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उनमें समय लग जाता है। लेकिन वनडे एग्ज़ाम के लिए और तैयारी करने का भी तरीका ये है कि आप वनडे एग्ज़ाम की किसी भी तैयारी को करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को डाउनलोड करिए और उसके सिलेबस पे कम से कम 5 दिन खर्च कीजिए। 5 दिन स्पेंड कर दो आप उसके सिलेबस पे कि आखिरकार उसके सिलेबस में पूछा क्या है। अपन लोग क्या करते हैं कि हमेशा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, किसी फ्रेंड्स के यहाँ पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि उसके सिलेबस में क्या पूछा है। डायरेक्ट किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कम से कम ये तो जान लो कि उसके सिलेबस में पूछा क्या है, वो सिलेबस में पूछना क्या चाहता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें उठा के देखिए, सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर उठा के लाइए, देखिए कि उनमें पूछा क्या जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जाते हैं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या अपने सेल्फ स्टडी चालू कर देते हैं। लोगों ने बोला यार उसमें हिस्ट्री आती है तो अपन ने हिस्ट्री की किताब खरीद ली, लोगों ने बोला उसमें मैथ्स आता है तो मैथ की किताब खरीद ली। लेकिन क्या आपने एक बार भी उसके सिलेबस पे झांक के देखा है कि उसमें पूछा क्या जाता है, हम कर क्या रहे हैं? तो ये सब होने के कारण आप आज भी असफल हो। मैं आपसे गारंटी देकर कहता हूँ, आप 1 टाइम ट्राई करके देखिए। 6 मंथ दीजिए आप ओनली मुझे, और उस 6 मंथ में पैटर्न के अनुसार पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले जिस तैयारी को आप कर रहे हैं उसका लक्ष्य बनाइए कि मुझे एसएससी सीजीएल देना है, तो आप एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करिए, तो उसका सिलेबस डाउनलोड करिए। उसके सिलेबस में जो सब्जेक्ट पूछे गए हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनके सब्जेक्ट की जो बुक्स पढ़नी है उनके राइटरों की लिस्ट बनाइए और सारी बुक्स का कलेक्शन आप ले आइए। उसके बाद आप 6 मंथ के लिए एक घर में पैक हो जाओ, बाहर निकलने का कोई काम नहीं है। आफ्टर 6 मंथ जब आप बाहर निकलोगे एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो। तो ये करने के लिए सबसे पहले आप उसका सिलेबस डाउनलोड करिए और उसके सिलेबस को एक बार अच्छी तरह, मैंने कहा ना 4 से 5 दिन उस पर खर्च कीजिए, स्पेंड करो टाइम। 4-5 दिन में आप उसे पढ़िए, समझिए और देखिए। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, अनसॉल्व पेपर लाइए। जब आपको ये समझ में आ जाए कि आखिरकार इसमें ये पूछा जाता है, तब आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 6 मंथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम को अच्छे से अच्छी रैंक के साथ टॉपर्स बन के फाइट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो आप एक बार 6 मंथ अपने हाउस में पैक होके देखिए, सिलेबस डाउनलोड करिए और उसके बाद जब आपको नेगेटिव रिजल्ट आए तो हम और आप बाद में फिर यहीं मिलेंगे, इसी वीडियो के माध्यम से हम मिलेंगे। और उसके अलावा आपको अदरवाइज़ और भी कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी जो और भी समस्याएं हैं वो आप हमारे वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे आप डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर हम आपको नेक्स्ट डे वीडियो के माध्यम से ही देंगे। जो भी आपकी समस्या है वो आप एक बार ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आप बेस्ट कर पाएँ, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्यूचर ऑफ यू। आपका जो सबसे अच्छा भविष्य है वो एजुकेशन है। उसके बाद मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 1 टाइम ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये एजुकेशन है, ज़बरदस्ती नहीं आती है, किसी के कहने से नहीं आती है, खुद के कैरियर का डिसीजन खुद को लेना पड़ता है। एक बार लीजिए, अन्यथा आप जिस काम को अभी कर रहे हैं लाइफ टाइम करते रहेंगे। और आप 6 मंथ अगर एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देके देखेंगे तो आपका कैरियर सब लोगों से बिल्कुल हटके होगा, सबसे अलग होगा। आज के लिए इतना ही है, और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएँ, ताकि आगे के जो वीडियोज़ होंगे उन्हें कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके मोबाइल पे रिसीव होंगे। धन्यवाद।